अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा बूढ़े चक्की बान का। आज से कई साल पहले किसी मुल्क की दूर दराज बस्ती में एक चक्की बान रहता था, जिसने इस फानी दुनिया में अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी थीं और ज़माने की गर्म सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। उस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसके 3 बेटे थे जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और प्यारो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊंट है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने आमाल की गठरी कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से कूच करके आलमे बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने या दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बान के बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक ज़बान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ भी ना हो। चक्की बान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई बात छुपी नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आधे अमल जितनी कीमत नहीं पाती, इसलिए कि बात और अमल का दरमियानी फासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम वाकई मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए घुमाते रहे तो बहुत बेहतर होगा, या जिस भाई को मुनासिब समझो ये चक्की उसी के हवाले कर देना, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी बद्दुआएं देंगे। मेरे दोस्तों, जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतजाम अच्छी तरह संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, खूब, अक्ल सलीम ही इस बात का फैसला करेगी। मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात ना तो तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और ना ही इनकार करता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन सा शख्स बेहतर है और अहसन तरीके से चक्की के पहिए घुमा सकता है। लेकिन गौर से सुन लो और कोशिश करो कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो निहायत शौक से तायीद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 गठरियां उठा लाया और बेटों को देखकर कहा, इन गठरियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतालिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठरी उठा ली, क्योंकि ये गठरियां ज्यादा वजनी ना थीं और बाप तो तीनों गठरियां एक साथ उठा लाया था। फिर उसने तवेले की तरफ इशारा किया और कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और ज़्यादा राह के लिए कुछ खुराक और दीगर अखराजात के लिए रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफ़र की तैयारी करते हुए ज़्यादा राह साथ ले लिया और गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम अभी शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाआफियत लौटोगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम में से हर एक शख्स मेरे एक एक दोस्त के पास पहुंच जाना, फिर उन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि दुनिया में रिज़्क़ हलाल कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा खर्च ना करना। वैसे इस बात का कवी इम्कान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह को खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा जान, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। ये दुरुस्त है कि तुम्हारा ये सफ़र दूसरे सफ़र की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को कौन से मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमरा रवाना हो जाओ। तुम्हारा काम ज़्यादा और वक्त कम है।
दोस्तों, बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो अपने अपने गधे पर सवार हो गए और अपना दिल सफर के लिए सुपुर्द कर दिया। अब वो शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्यालात की आमद और रफत थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वो इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बनकर उसके पहिए घुमाएगा। वो इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे और चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नजर से ओझल हो गई है और जो चीज उनके सामने है शहर का लंबा सफर है जिसके लिए उन्हें चलना है और चलना है। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने कुछ देर मजीद सफर किया लेकिन आखिरकार बहुत जल्द थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी, इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मांदा ताकत भी जवाब दे जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी तजवीज़ मान ली और अपने गधों की खुरजीन से खाने पीने का सामान निकालने लगे कि इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा है कि क्या हुआ। उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीजे की तरफ इशारा किया और कहा, रस्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है। अब हमारे पास सिवाय इस मशकीजे के दूसरा कोई बर्तन नहीं है। अब हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफर है, लेकिन सफर में तो ऐसे हादसात होते ही हैं, इसलिए आओ और बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीजा उठाया और कहा, पहला और जरूरी काम यह है कि पानी तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ी जमा करनी है, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना पकाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है, ये काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ी ना हुई तो हम खाना कैसे पका सकते हैं। बड़े भाई ने अपनी बात के जवाब का इंतजार ना किया और अपनी जगह से उठकर लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाकई अहम काम लकड़ी का इंतजाम है, गोया पहाड़ खोदना होगा ताकि इससे लकड़ी निकाली जाए। नहीं मेरे भाई, मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूख से मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और उसके सामने खाली मशकीजा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल उसने हिम्मत ना हारी और मशकीजा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा और अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की अशद जरूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जो वहां से करीब ही थी। दोस्तों, बेहतर होगा कि हम सिर्फ छोटे भाई का ताक़ुब करें और देखें कि वो कहाँ जाता है और पानी कैसे हासिल करता है। उसके दूसरे भाई अपने अपने काम में मशगूल हो गए थे और छोटे भाई को यकीन था कि वो बहुत जल्द अपने अपने काम से फारिग हो जाएंगे। अलगरज छोटे भाई ने मशकीजा अपने कंधे से लटकाया और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा ताकि उसे पानी मिल जाए। वो जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वो चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ी सिलसिले के चंद टीले अबूर किए, लेकिन जितना ही आगे गया उसे पानी का वजूद कहीं भी नजर न आया। वो परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से जान दे दें और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया और सोचता रहा और थोड़ी देर आराम भी कर लिया। फिर उसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के चलने और शुर की आवाज़ पर ध्यान दे और चारों तरफ देखे। मुमकिन है उसे पानी नजर आ जाए या उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे। इधर उधर फिरने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के जहन में जब ये नई तजवीज़ आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह चल रहा था कि उसे दूर से पानी के कतरों के टपकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने अपने कान खड़े किए और उसी आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ा।
अभी वो ज्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। वो बहुत खुश था, लेकिन उसके नजदीक गया तो अपनी जगह पर हैरानो परेशान खड़ा हो गया। चश्मे का पानी कम था, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि मशकीज़ा भर लेगा। उसे अपनी जात से ज्यादा अपने भाइयों की फिक्र थी। बहरहाल वो निहायत एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशकीज़ा भरा और निहायत सब्र व हौसले से चारों तरफ देखकर मशकीज़ा उठाया और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और चारों शाने चित गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ और बाजू जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीज़े को देखा जो सही सलामत था। इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंचे। छोटा भाई ये देखकर हैरान हो गया कि वो दोनों सोए हुए हैं, गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हैं। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी। उसने अखरोटों की थैली खोली थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया तो वो मशकीज़े को देखते ही उस पर पिल पड़े और गटागट पानी पीने लगे। और जब सैर हुए तो एतराज करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रहे हो। जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचे तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे हो। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी ना लगाता, जबकि हालत यह है कि हमारा काफी वक्त जाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा और शहर की तरफ रवाना हो गए। हाँ मेरे दोस्तों, बूढ़े चक्की बान के बेटे कई हादसात से गुजरे, जिनका बयान करने का हौसला ना तो किस्सा गो के लिए मुमकिन है और ना ही शायद तुम्हारे पास इतना वक्त हो कि तसल्ली से बैठे रहो और बेफिक्री से सुनते रहो। बहरहाल तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे शहर पहुंच गए। छोटे भाई ने जो ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता, लेकिन इस वक्त तो मुझे आराम करना है और उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा गर्म मोजे खरीदूं। अगर मैं अब मोजे ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों जरूर उनकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और बाप का पैगाम उसके दोस्त को पहुंचाए और उससे हलाल रोजी कमाने के जराए दरियाफ्त करे। अब हम उसके दूसरे भाइयों को देखते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मंझला भाई दूसरे दिन सुबह अपने बाप के दोस्त के पास उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मेरे खाविंद की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था। अब वो अत्तार की दुकान से दवा लाने के लिए गया हुआ है। अगर वो जोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी। मंझला भाई निहायत बेसब्र और जल्दबाज था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में मेरे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो यकीनन कल तक जरूर मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं जाता हूँ और कल तुलू आफताब के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। उसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। अब हम तीसरे भाई की तलाश में जाते हैं कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हाँ, जैसे बड़े भाई ने कहा था कि मैं मोजे खरीदने का इरादा रखता हूँ ताकि मेरी कई सालों की ख्वाहिश पूरी हो, इसलिए वो बाजार चला गया और जब मोल तोल पूछा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास रकम बहुत कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनसे बयान की। लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने अपने सर झुका लिए और कुछ न कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोटों की थैली फरोख्त करनी पड़ेगी ताकि मोजे खरीद सकूं। फिर वो दोबारा बाजार गया और अखरोटों की थैली फरोख्त करके अपने पसंदीदा मोजे खरीद लिए। अब हम दोबारा मंझले भाई की तरफ लौटते हैं, जिसका काम अभी तक नामुमकिन था। इसलिए तुलू आफताब के वक्त मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया।
काफी इंतजार के बाद भी उसे कोई जवाब ना मिला, इसलिए समझ गया कि साहिब खाना किसी काम के लिए घर से बाहर गया हुआ है। इस तरह मंझले भाई के सफर का तीसरा दिन भी खत्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफर करें, इसलिए हर तरह की बातें करते रहे और उस शहर में जो कुछ देखा और सुना था एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मंझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो काम था मैंने पूरा कर लिया है, सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका हूं, इसलिए कि बाप का दोस्त सफर पर गया हुआ है, इसलिए मेरा और कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूरा करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ मोजे खरीदने आया था, जो मैंने खरीद लिए हैं, और अखरोटों की थैली भी फरोख्त कर दी है। सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और मैं ये काम कल अंजाम दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था कि अगर तुम देर से लौटोगे तो शायद मुझे न देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का मुंतजिर था, इसलिए खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया, इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और जरूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफर पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंचूं। किस्सा मुख्तसर, उस रात तीनों भाई काफी देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़े भाई से ज्यादा कोई भी खुश ना था। वो अपनी हर बात के साथ साथ कहता कि यकीनन बाप मेरी अक्ल समझ की दाद देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वो बेफायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं है। अलबत्ता मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए हैं और अपना जी बहलाया है, लेकिन मैंने तो उनसे पूरा फायदा उठाया है और उन्हें फरोख्त करके मोजे खरीद लिए हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा ही करते और कामयाबी से लौटते। मंझले भाई ने जब ये सुना तो हैरत और ताज्जुब से मुंह में उंगलियां दे दी और कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में ये ख्याल क्यों ना आया और मैंने भी ऐसा क्यों ना किया। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहाँ भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हाँ मेरे दोस्तों, तीनों भाई इन्हीं बातों में सरगर्म थे और आखिरकार अपने गांव और घर पहुंच गए। और जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटो, अब जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो और कुछ देर आराम करने के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहा धोकर साफ और उजले कपड़े पहनकर खाना खाया और ताज़ा दम हो गए। तब बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफर के वाक़यात और हालात बताएं। बूढ़े बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाक़या बयान करो जो इस सफर में तुम्हें पेश आया है। हर एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी अपनी सरगुज़श्त बयान की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें निहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए घुमाता रहे। मंझले भाई ने बाप के फैसले पर एतराज किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम की अंजाम दही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता था और पानी की तलाश में निकला था और जख्मी होने के बावजूद मशकीज़ा भर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत उसे दी थी उसने अच्छी तरह हिफाजत की। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोट खा लेना या उन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि उसने अपना फर्ज अहसन तरीके से निभाया है और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और उससे हलाल रोजी हासिल करने के तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। ये इस चक्की के पहिए अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की अमानतें यानी गंदम और आटे की हिफाजत करेगा और उसमें खयानत ना करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने गाहकों से जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई शख्स इस पर बदअहदी या बददयानती का इल्जाम आयद ना कर सकेगा। इसलिए आज के बाद ये इस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, अगर अब तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेखतर कह सकते हो। क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का ही है या नहीं?
मेरे दोस्तों, बड़े और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बदस्तूर खामोश खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। उसके बाद छोटा भाई कई साल चक्की के पहिए घुमाता रहा और उम्र भर लोगों का हक गस्ब करने से पहलू तही करता रहा। हाँ मेरे दोस्तों, वो कई साल इस फानी दुनिया में रहा और उसके क़ुर्ब जवार में रहने वाले लोग उसकी दयानतदारी के मुअत्तरफ रहे। और मेरी दुआ है कि जब तक ये ज़िंदगी है तुम भी खुश रहो और सलामत रहो। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।